हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का 5वां चैप्टर मांग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर आप लोग एनसीईआरटी जो भी फॉलो कर सकते हैं वो सारे जो भी बोर्ड के हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो जो एनसीईआरटी का फॉलो कर सकते हैं वो मेरे चैनल पर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड्स जितने भी है सब पढ़ सकते हैं। तो देखो मांग का सिद्धांत, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, तो ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें कुछ लंबा जाएगा, 12 चैप्टर, एनसीईआरटी में 6 चैप्टर है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एनसीईआरटी बुक अगर फॉलो कर सकते हैं तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 5 मांग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिमांड। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विवरण चुने, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ABCD क ख ग दिया हुआ है। किसी वस्तु की मांग एवं इच्छा समान होती है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी मीन्स डिजायर टू हैव द सेम। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि मांग क्या होती है। मांग जो है वो इच्छा से अलग होती है। ठीक है, इच्छा सिर्फ करने से मांग वो नहीं बन जाता है। बहुत अच्छे से मैंने बताया था। कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग को लिंक डाल दूंगी। जो लोग नए हैं आप लोग जाकर देखना, जो पुराने हैं वो लोग तो देख ही रहे हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन बी है, किसी वस्तु की मांग को सदैव उसके मूल्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। या ऑप्शन सी या गा है, मांग तथा मांग की मात्रा समान होते हैं। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स द सेम थिंग। या ऑप्शन घ है, ABCD समझ लीजिए, डी है, मांग तथा चाहत समान होते हैं। डिमांड एंड वांट मीन्स द सेम थिंग। तो इसमें से जो मैंने अभी बताया आपको सारे स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? ठीक है, तो किसी वस्तु की मांग को सदैव उसके मूल्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर का, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। क्योंकि जब प्राइस क्या होता है, घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है, एंड जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। अब देखो सेकंड एक फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश के कीमत में वृद्धि चाय के मांग को बढ़ा देगा। किस चीज के कीमत में बढ़ोतरी से, इंक्रीमेंट से चाय का जो मांग है वो बढ़ जाएगा। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डैश विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द टी। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है चीनी यानी शुगर, ऑप्शन बी है पेप्सी, ऑप्शन सी है कॉफी, या फिर ऑप्शन डी है दूध, मिल्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉफी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉफी की कीमत में जब बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है कॉफी का प्राइस, तो चाय का जो डिमांड है, मांग है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाय और कॉफी क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। चाय की जगह कॉफी या कॉफी की जगह चाय इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए जब कॉफी का कीमत बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर क्या करते हैं, उपभोक्ता हम लोग क्या करते हैं, कॉफी पीने लगते हैं। ठीक है, और जब कॉफी का कीमत बढ़ेगा तो चाय की तरफ सब खिसकने लगते हैं। तो इसी तरह से होता है स्थानापन्न वस्तु में, जब एक वस्तु का कीमत, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो क्या करते हैं, दूसरा कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश वस्तु की दशा में एक वस्तु के मूल्य में कमी होने पर दूसरी वस्तु के मांग में वृद्धि हो जाती है। इन केस ऑफ डैश अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन causes increase in demand for the other। इसके देखो ऑप्शन ए है पूरक वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑप्शन बी है स्थानापन्न वस्तुएं यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑप्शन सी है सामान्य वस्तुएं यानी नॉर्मल गुड्स, या ऑप्शन डी है निष्कृष्ट वस्तुएं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो कौन सी वस्तु ऐसी है जिसकी दशा में एक वस्तु का यानी एक कमोडिटी का प्राइस अगर कम होता है, मूल्य कम होता है, तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाता है। तो कौन सा ऐसा वस्तु है? तो पूरक वस्तु ऐसी होती है जिसका ऐसा कंडीशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूरक वस्तु की दशा में एक वस्तु की मूल्य में कमी होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। कैसे? जैसे पूरक वस्तु मैंने क्या बताया था, कार और पेट्रोल। ठीक है, तो अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो क्या है, लोग कार खरीदने लगते हैं, चलो सस्ता तो है, कम में हम लोग आना जाना कहीं भी कर लेंगे, है ना, कार या कोई भी गाड़ी, व्हीकल्स। तो इसीलिए जब पूरक वस्तु
क्या होता है, एक दूसरे के साथ जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कार और पेट्रोल और क्या क्या मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, याद है ना, पूरक वस्तु के बारे में जब बताया था कि पूरक वस्तु क्या है। ये दो मार्क्स का आपका आता है, पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और स्थानापन्न वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। तो पूरक वस्तु ऐसी है जिसमें एक का अगर कीमत कम होगा तो दूसरा का क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। क्लियर है। देखो चौथा नंबर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, इसको मैं सॉल्व करके आप लोग को बताऊंगी। मान ले एक बाजार में 3 उपभोक्ता है, ठीक है, 3 कंज्यूमर है, इनका नाम है ABC, ठीक है। एक A है, एक B है, एक C है, 3 कंज्यूमर है। एक निश्चित मूल्य पर उनकी कुछ मांग यानी बाजार मांग 105 इकाई है, ठीक है। 105 बाजार मांग यानी ABC सबका टोटल का मिला के 105 है, ठीक है। अब देखो जहाँ B द्वारा मांग की मात्रा A की आधी है, यदि A की मांग 50 इकाइयां है तो C की मांग की मात्रा बताइए। तो देखो बाजार मांग, अब देखो इंग्लिश में क्वेश्चन है, सपोज देयर आर 3 कंज्यूमर्स, आपको मानना है कि 3 कंज्यूमर है ABC, मार्केट में 3 कंज्यूमर ABC, ठीक है। एट अ सर्टेन प्राइस देयर टोटल डिमांड इज 105 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड बाय B इज हाफ ऑफ दैट ऑफ A, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड बाय B कितना है, हाफ ऑफ दैट ऑफ A यानी A का आधा, ठीक है। इफ डिमांड मेड बाय A इज 50 यूनिट्स, व्हाट इज डिमांड ऑफ C, अगर A का डिमांड है 50 यूनिट्स तो C का डिमांड आपको इसमें से बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, A का डिमांड कितना है, मांग एक डिमांड ऑफ A, ठीक है। डिमांड A का कितना है 50 और मार्केट डिमांड कितना दिया हुआ है, बाजार मांग तीनों का मिला के बोला है ना, मार्केट में ABC 3 कंज्यूमर है, तीनों का कितना डिमांड बोला है क्वेश्चन में, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया 105, ठीक है, 105। तो बाजार मार्केट डिमांड यानी इसको हिंदी में कहते हैं बाजार मांग, ठीक है। और A का दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है, 50 है। और क्या बोला अंतिम में आखिरी में, तो C की मांग की मात्रा बताइए, तो C का निकालने बोला, ठीक है। इंग्लिश में भी देखो व्हाट इज डिमांड ऑफ C पूछा है ना, तो डिमांड ऑफ C इक्वल्स व्हाट, यही है। क्या क्या दिया हुआ है, डिमांड कंज्यूमर A का डिमांड दिया है 50, मार्केट डिमांड दिया 105 है ना, बाजार मांग 105 और डिमांड ऑफ C पूछा है। और एक चीज आपको और बताया है इसमें, इफ डिमांड मेड बाय A इज 50 यूनिट्स, ये तो आप लिख दिया मैंने, क्वांटिटी डिमांडेड बाय B इज हाफ ऑफ दैट ऑफ A, यानी B का जो है क्वांटिटी डिमांडेड वो A का हाफ है, ठीक है। देखो हिंदी में भी लिखा है ना यहाँ पे, जहाँ B द्वारा मांग की मात्रा A की आधी है, ठीक है, A की आधी है, तो डिमांड ऑफ B यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिमांड ऑफ B, ठीक है, इक्वल्स A की आधी यानी A/2 लिख सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे डिमांड ऑफ B यानी B जो कंज्यूमर है उसका डिमांड बराबर A का कितना बोला है 1/2, तो यहाँ पे इंटू लगा दिए। तो अब देखो A का कितना दिया हुआ है डिमांड 50, तो 50 इंटू 1/2, 1/2 माने आधा होता है ना, तो 2 × 4 एंड यहाँ 1 लिए, 2 × 5 = 10, 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4, 1 2 5 10 यानी 25 बार में कट गया, तो कितना हो गया B का डिमांड 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, A का डिमांड दिया 50 यानी 50 है ना, A का मांग उपभोक्ता A का, और उपभोक्ता B का हो गया 25, अभी हमने निकाला जैसे कि वहां पे कहा था उस हिसाब से। और क्या पूछा है, उपभोक्ता C का बताइए। तो पूरा बाजार में बोला है कि ABC नाम का उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, और मार्केट डिमांड भी दे ही दिया है। तब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखो मार्केट डिमांड, वहां जगह नहीं इसलिए यहाँ करा रही हूँ, ठीक है, इक्वल्स होता है सारे उपभोक्ताओं का कुल टोटल डिमांड जो होता है उसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया, उपभोक्ता A और B और C, तो A + B + C इनका हम लोग डिमांड अगर जोड़ दे तो मार्केट डिमांड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो A का कितना दिया है 50 प्लस B का कितना दिया है, अभी हमने निकाला ना, बोला था A का आधा, तो 50 का आधा कितना हुआ 25, तो B का लिख दिया यहाँ पे 25 प्लस
सी का कितना दिया है? सी का तो दिया ही नहीं है। व्हाट इज डिमांड ऑफ सी का डिमांड पूछा है, निकालने बोला, तो यहाँ पे सी ऐसे ही कैसे लिख देंगे, ठीक है। तो इतना यूनिट्स, डिमांड किस में काउंट होता है? यूनिट्स में, ठीक है। अब देखो मार्केट डिमांड टोटल कितना दिया हुआ था? मार्केट डिमांड क्वेश्चन में 105, 105, तो यहाँ पे 105 पुट कर दिए, ठीक है। अब देखो सब चीज पुट कर दिए, मार्केट डिमांड की जगह 105 लिख दिए और ए बी सी की जगह जो वैल्यू था लिख दिए 50, 25, और सी का नहीं था तो सी ऐसे ही लिख दिया। ऐसे सी को निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या होगा देखो 105 इक्वल्स 50 और 25 कितना हुआ? 75, 75 प्लस सी, ठीक है। अब देखो सी इक्वल सी निकालने दिया तो सी को हम लोग इधर कर लेते हैं, 105 लिख दिए यहाँ पे। अब सी के साथ ये प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे सी के साथ प्लस में क्या है? 75, तो 105 माइनस 75 कितना हो गया? 85, 95, 105, 30, है ना। तो डिमांड ऑफ सी यानी कंज्यूमर सी का डिमांड कितना है, मांग कितना है? 30 हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे ऑप्शंस मैंने लिखा नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आप लोग का, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 55 और ऑप्शन डी है 30। तो हम लोग का कितना आया सॉल्व करके? 30, है ना। उपभोक्ता सी, कंज्यूमर सी का जो डिमांड है कितना है? 30 यूनिट्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस इतना समझ लो कि बाजार मांग यानी मार्केट डिमांड जो है, बाजार में जितने भी कंज्यूमर से उपभोक्ता होते हैं उन सबका डिमांड को अगर हम लोग जोड़ दे तो क्या होता है? मार्केट डिमांड हम लोग को मिल जाता है। क्लियर है? इतना पता होगा तो ए बी सी डी एफ जी एच जेड तक देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सबको जोड़ देना और जो जिसका नहीं दिया है, पूछा है, उससे टोटल जो मार्केट डिमांड है माइनस कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 ए बी फिल इन द ब्लैंक्स है। आय में वृद्धि डैश वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। कौन सी वस्तु ऐसी है जिसका इनकम बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ जाता है? तो मतलब ऐसा वस्तु बताना है आपको जिसका डिमांड तब बढ़ता है जब इनकम बढ़ता है। डैश आर दस फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स, ऑप्शन बी है निष्कृष्ट वस्तु, इंफीरियर गुड्स, ऑप्शन सी है गिफ इन वस्तु, गिफ इन गुड्स, या ऑप्शन डी है पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जब कोई उपभोक्ता का इनकम बढ़ता है, वृद्धि होता है, तो वो नॉर्मल जो वस्तु होते हैं, नॉर्मल गुड, सामान्य वस्तु, उनकी डिमांड यानी परचेज बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉर्मल गुड्स आर दस फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, ठीक है। आय में वृद्धि, सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश वस्तु की दशा में आय में वृद्धि होने से मांग वक्र बाईं ओर खिसकती है। कौन सी वस्तु की दशा में आय में बढ़ोतरी होगी, इनकम बढ़ेगा, तो मांग वक्र जो है, डिमांड कर्व, वो लेफ्ट साइड बढ़ेगा, खिसकेगा। इफ द गुड इज डैश एन इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट्स टू द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट। कौन सा? गिफिन या फिर निष्कृष्ट वस्तु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंफीरियर गुड्स, या ऑप्शन सी है सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। निष्कृष्ट वस्तु जो होती है उनकी दशा में आय में वृद्धि होने पर, आय बढ़ने पर मांग वक्र बाई और लेफ्ट साइड खिसकता है, यानी अगर इनकम बढ़ता है तो इसका परचेस कम हो जाता है, इसलिए ये लेफ्ट साइड होता है, खिसकता है, ठीक है। इफ द गुड इज इंफीरियर गुड्स एंड इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट्स द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट, क्योंकि जब इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो खराब चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं उसको छोड़ के अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए निष्कृष्ट वस्तु का डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, मांग वक्र के अधोगामी होना किस बात का सूचक है? व्हाट डज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व इंडिकेट्स। ऑप्शन ए है मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन बी है मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन सी है मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या ऑप्शन डी है मांग का विस्तार, एक्सपेंशन इन डिमांड। मांग वक्र का अधोगामी होना यानी डाउनवर्ड मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व क्या दिखाता है? ये इसका सूचक है कि मांग का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, मांग वक्र का ऊर्ध्वगामी होना किस बात का सूचक है? द अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व इज नोन एज। ऑप्शन ए है मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, या फिर मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, या ऑप्शन सी है मांग का संकुचन, कंट्रैक्शन इन डिमांड, या ऑप्शन डी है मांग का विस्तार, एक्सपेंशन इन डिमांड। तो मांग का संकुचन, कंट्रैक्शन इन डिमांड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मांग का संकुचन जो है वो मांग वक्र का ऊर्ध्वगामी होने का सूचक है। ठीक है, द अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व इज नोन एज कंट्रैक्शन इन डिमांड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है। मांग वक्र का दायां खिसकाव और डैश का सूचक है। डैश इज सोन बाय राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, क्या शो करता है? ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन बी है मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन सी है मांग में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या ऑप्शन डी है मांग का विस्तार, एक्सपेंशन इन डिमांड। तो मांग वक्र का दायां ओर यानी राइटवर्ड जो शिफ्ट होता है, किसका होता है? वो मांग में वृद्धि का सूचक है ना, इंडिकेटर है। ये क्या शो करता है? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या शो करता है कि डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, जैसे देखो, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मांग वक्र का बाई और खिसकाव डैश का सूचक है। डैश इज सोन बाय राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ऑप्शन ए है मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन बी है मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन सी है मांग में संकुचन, कंट्रैक्शन इन डिमांड, या फिर ऑप्शन डी है आपका मांग में विस्तार, एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, तो मांग में कमी जो है वो मांग वक्र का बाई और खिसकाव का सूचक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिक्रीज इन डिमांड इज सोन बाय राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यहाँ पेज होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, मांग में वृद्धि का कारण है, रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड। अभी 2 दिन पहले मैंने, कल या परसों हाँ, इसका अपलोड किया था, मांग में वृद्धि के कारण क्या क्या है। तो जो लोग देखे उन लोग को पता होगा, जो नहीं देखे कमेंट बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड क्या है? ऑप्शन ए है मूल्य में कमी, फॉल इन प्राइस, या ऑप्शन बी है पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या फिर ऑप्शन सी है स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, या ऑप्शन डी है निष्कृष्ट वस्तु के संबंध में आय में वृद्धि, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो मांग में वृद्धि का क्या कारण है? मूल्य में कमी। ठीक है, क्योंकि अगर कीमत घटता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है किसी सामान का, फटफट उसको खरीदने लगते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे ही कीमत घटता है, कंज्यूमर जो है फटाफट उसको खरीदने लगते हैं। तो जब प्राइस कम होता है, प्राइस फॉल होता है, मूल्य में कमी आती है, तो डिमांड क्या होता है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वृद्धि होता है। ठीक है, डिमांड कर्व वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मैंने करवा दिया, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट सेशन में आएंगे वो लोग को ज़रूरी है ये, है ना, क्योंकि डिमांड कर्व आप लोग को नहीं पढ़ना है, मांग वक्र। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, मांग में कमी का कारण है, रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड। ऑप्शन ए है मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन बी स्थानापन्न वस्तु की मूल्य में कमी, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, या ऑप्शन सी है पूरक वस्तुओं के मूल्य में कमी, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या ऑप्शन डी है निष्कृष्ट वस्तु के संबंध में आय में कमी, डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। स्थानापन्न वस्तु की मूल्य में कमी के कारण मांग में कमी आती है। कैसे? जैसे स्थानापन्न वस्तु क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, चाय कॉफी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही चाय और कॉफी में से एक में कमी आ जाएगा, चाय और कॉफी, जैसे चाय का कीमत कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका डिमांड, कॉफ़ी का डिमांड जो है कम हो जाएगा। ठीक है, चाय खरीदने लगेंगे। तो स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी मांग में कमी का कारण है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, जैसे चाय कॉफ़ी में अगर कॉफ़ी का कीमत कम हो जाता है, चाय और कॉफ़ी में, टी एंड कॉफ़ी में, तो क्या होगा, कॉफ़ी का कीमत कम होते ही चाय का डिमांड जो है वो घट जाएगा, क्योंकि सब क्या करेंगे, कॉफ़ी खरीदना चालू कर देंगे।
इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टी एंड कॉफ़ी जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, स्थानापन्न वस्तु है। तो मान लो टी को लेते हैं, ठीक है, तो टी का स्थानापन्न कौन है? कॉफ़ी। तो जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस गिरता है तो टी का क्या होता है? इसका डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि सब इसको खरीदने लगते हैं, कम कीमत में मिल रहा है तो, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा विवरण असत्य है? ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है, इनमें से कौन सा असत्य यानी फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से स्टेटमेंट? ऑप्शन ए है, दिए गए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग घट बढ़ सकती है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी में इंक्रीज और डिक्रीज एट अ गिवन प्राइस। या ऑप्शन बी है, बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट होता है, सपाट होता है। मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऑप्शन सी है, मांग का नियम एक गणनात्मक अवधारणा है। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। या ऑप्शन डी है, निष्कृष्ट वस्तु की दशा में आय मांग वक्र अधोगामी होती है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। तो इसमें से कौन सा गलत लग रहा है आपको? ऑप्शन सी हमको गलत लग रहा है। मांग का नियम एक गणनात्मक अवधारणा है, मांग का नियम एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दिया मांग का नियम एक गणनात्मक अवधारणा है। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो कथन है गलत है। इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और यही पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, ठीक है। मांग का नियम जो है एक गुणात्मक अवधारणा नहीं होती है। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्यक्ष मूल्य मांग संबंध डैश वस्तुओं में होता है। देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशन इन केस ऑफ डैश। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए है सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स। या ऑप्शन बी है निष्कृष्ट वस्तु इंफीरियर गुड्स। या ऑप्शन सी है गिफिन वस्तु गिफिन गुड्स। या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्रत्यक्ष मूल्य मांग संबंध किन वस्तुओं में होता है? गिफिन वस्तुओं में, ठीक है। प्रत्यक्ष मूल्य मांग संबंध गिफिन वस्तु में होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशन इन केस ऑफ गिफिन गुड्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि दो पूरक वस्तुएं हो, इसका तात्पर्य है एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि दूसरे के मांग को डैश कर देगा, ठीक है। तो पहले तो समझिए पूरक वस्तु कौन सा होता है। पूरक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो एक दूसरे के साथ जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इफ टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, दिस मीन्स दैट राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल रिजल्ट इन डैश, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड मैंने अभी बताया आपको क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखो, इसमें पूछा है अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु है, तो एक कमोडिटी का एक वस्तु का अगर कीमत बढ़ता है तो दूसरे का मांग वक्र को क्या करेगा। ऑप्शंस दिए इसके। ऑप्शन ए है दूसरे वस्तु के मांग वक्र को दाहिनी ओर खिसका देगा। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व ऑफ द अदर कमोडिटी। या ऑप्शन बी है दूसरे वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा, राइज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। या ऑप्शन सी है दूसरे वस्तु के मांग वक्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ द अदर कमोडिटी। या ऑप्शन डी है दूसरे वस्तु के मांग वक्र को बाई ओर खिसका देगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ द अदर कमोडिटी। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, जैसे कार और पेट्रोल में एक का कीमत कम होगा तो दूसरा का क्या होता है, उसका डिमांड जो है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक साथ यूज करना है तो एक को लेंगे तो दूसरा भी खरीदना पड़ेगा जो कि महंगा पड़ेगा, तो इसलिए एक के चक्कर में दूसरा का डिमांड कम हो जाता है। इसलिए जो है लेफ्ट साइड ये शिफ्ट करता है डिमांड कर्व, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरे वस्तु के मांग वक्र की बाई ओर खिसका देता है, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ द अदर कमोडिटी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां प्रश्न है, मांग में परिवर्तन का तात्पर्य है चेंज इन डिमांड इम्प्लाइज डैश। ऑप्शन ए है मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि एवं कमी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस।
या ऑप्शन बी है स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से मांग में वृद्धि एवं कमी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। या फिर ऑप्शन सी है पूरक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से मांग में वृद्धि या कमी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या ऑप्शन डी है मांग वक्र का खिसकाव, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। मांग में परिवर्तन का तात्पर्य होता है मांग वक्र का खिसकाव। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स, जो दिया ब्लैंक दिया है इसमें यही भरिएगा, मांग वक्र का खिसकाव। ठीक है, चेंज इन डिमांड इम्प्लाइज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। जो मांग वक्र है उसकी ढाल कैसी होती है, सामान्यता जनरली कैसा होता है, डिमांड कर्व का कैसा स्लोप करता है। ऑप्शन ए है बाया से दाया ऊर्ध्वगामी, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। या ऑप्शन बी है बाया से दाया अधोगामी, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। या ऑप्शन सी है एक्स अक्ष के समानांतर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या ऑप्शन डी है वाई अक्ष के समांतर, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो सामान्यतः मांग वक्र की ढाल जो होती है वो बाया से दाया अधोगामी होती है। ठीक है, यानी कि डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, सो ऑप्शन सॉरी डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड होता है, बाया से दाया अधोगामी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसा होता है डिमांड कर्व, ऐसा करके होता है ना, ऐसा। तो लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या हो गया लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ चाय की मांग, विद राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी। कॉफी का प्राइस अगर बढ़ता है तो टी का डिमांड क्या होता है। ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया। ऑप्शन ए है बढ़ता है, राइजेस। ऑप्शन बी है घटता है, फॉल्स। ऑप्शन सी है स्थिर रहता है, रिमेन्स स्टेबल। या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो जब कॉफ़ी का मूल्य बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो क्या होता है, चाय का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइजेस। विद राइज इन कॉफ़ी प्राइस द डिमांड ऑफ टी राइजेस। क्यों, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा ही होता है, जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा का डिमांड बढ़ता है ना। एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड बढ़ता है। अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा जैसे ही, तो दूसरा कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से लोग इसको छोड़कर दूसरे वस्तु का इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कॉफ़ी छोड़कर चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो चाय का डिमांड बढ़ जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, मांग का संकुचन तब प्रकट होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन। ऑप्शन ए है जब मूल्य बढ़ता है मांग घटता है, प्राइस राइजेस एंड डिमांड फॉल्स। या ऑप्शन बी है जब मूल्य बढ़ता है मांग भी बढ़ता है, प्राइस राइजेस एंड डिमांड आल्सो राइजेस। या ऑप्शन सी है मूल्य स्थिर होने पर मांग घटता है, प्राइस रिमेन्स स्टेबल एंड डिमांड फॉल्स। या ऑप्शन डी है जब मूल्य घटता है मांग स्थिर रहता है, डिमांड रिमेन्स स्टेबल व्हेन प्राइस फॉल्स। ठीक है, तो मांग का संकुचन जो है वो कब प्रकट होता है, मांग का संकुचन जो है तब प्रकट होता है जब मूल्य बढ़ता है मांग घटता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन प्राइस राइजेस एंड डिमांड फॉल्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है, फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड इज। ये देखो 6 या 5 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें आप लोगों को पूछा जाता है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो ये मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसमें आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड इज, ऑप्शन ए है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड। या फिर ऑप्शन बी है रुचि, आदत, फैशन, इंटरेस्ट, हैबिट, फैशन। या फिर ऑप्शन सी है जलवायु मीन्स क्लाइमेट। या ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है, और रुचि, आदत, फैशन ये भी मांग को प्रभावित करती है, और जलवायु भी मांग को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से है, ए बी सी तीनों है।
factor determining the demand is price of good, interest, habit, fashion and climate too. So option D is the correct answer for this question, all of these. अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, आय मांग वक्र को कहा जाता है, इनकम डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एंजल वक्र, एंजल्स कर्व, या ऑप्शन बी है गिफिन वक्र, गिफिन कर्व, या ऑप्शन सी है बाजार मांग वक्र, मार्केट डिमांड कर्व, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आय मांग वक्र को क्या कहा जाता है? एंजल वक्र भी कहा जाता है। इनकम डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एंजल्स कर्व, ठीक है। इनकम डिमांड कर्व जो है इसको एंजल्स कर्व भी कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग, फ्रॉम द इंक्रीज इन द प्राइस द डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है स्थिर रहती है, कांस्टेंट, ऑप्शन सी है घट जाती है, या ऑप्शन डी है अस्थिर हो जाती है, फ्लक्चुअल हो जाती है। तो मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग जो है वो घट जाती है, ठीक है। जैसे कि कोई घटिया सामान का कीमत बढ़ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेना छोड़ देते हैं। कौन लेगा? अगर खराब सामान ज़्यादा कीमत में देगा तो नहीं लेगा ना कोई भी। तो इसलिए जैसे ही गिफिन वस्तु जो जिसको घटिया खाद्य पदार्थ कहते हैं, जैसे मोटा चावल वगैरह होता है, उसको महंगा में देने से कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका डिमांड जो है घट जाता है अगर इसका कीमत बढ़ा दे कोई, तो मतलब बाजार में अगर इसका कीमत बढ़ जाए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे गिफिन वस्तु जो होती है, गिफिन कमोडिटीज जो होते हैं, उनका जैसे ही प्राइस बढ़ा तो वैसे ही इसका जो डिमांड है, मांग, वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, गिफिन विरोधाभास संबंधित है, गिफिन पैराडॉक्स रिलेटेड विद, ऑप्शन ए है निष्कृष्ट वस्तु से, इंफीरियर गुड्स, या ऑप्शन बी है सामान्य वस्तु से, नॉर्मल गुड्स, ऑप्शन सी अंतिम वस्तु से, फाइनल गुड्स, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो गिफिन विरोधाभास जो है वो किससे संबंधित होता है? निष्कृष्ट वस्तु से। गिफिन पैराडॉक्स रिलेट्स विद इंफीरियर गुड्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। गिफिन पैराडॉक्स जो है वो इंफीरियर गुड्स से रिलेट करता है, गिफिन का विरोधाभास निष्कृष्ट वस्तु से संबंधित है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, मांग वक्र की ढाल होती है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व टू, डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है? ऋणात्मक, नेगेटिव, या धनात्मक, पॉजिटिव, या सपाट, फ्लैटर, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। मांग वक्र की ढाल जो है कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। अब ये है आपका इस चैप्टर का मांग का सिद्धांत जो है, थ्योरी ऑफ डिमांड। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चाय तथा कॉफी है, टी एंड कॉफी आर। देखो मैं आपको क्वेश्चन के बीच में समझा रही थी ना, क्या है टी एंड कॉफी, किसका एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन ए है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या ऑप्शन बी है निष्कृष्ट वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स, या ऑप्शन सी है सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स, या ऑप्शन डी है स्थानापन्न वस्तुएं, सब्सटीट्यूट गुड्स। तो चाय और कॉफी क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स होता है, ठीक है। स्थानापन्न वस्तु होते हैं चाय और कॉफी। मैंने बताया आपको बार बार, टी एंड कॉफी आर सब्सटीट्यूट गुड्स। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफी को एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है ना। अगर चाय नहीं तो कॉफी पी लेते हैं, कॉफी नहीं तो चाय पी सकते हैं ना। तो इसलिए ये स्थानापन्न वस्तु होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स। टी एंड कॉफी आर सब्सटीट्यूट गुड्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।